चलो चेक करें कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे, वो भी एक समझ लेते हैं। उसमें कुछ करना नहीं है। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है, लाइक मान लो आपको कैश क्या होता है, बैंक मिलेगा। समझो आपको बैंक में मिला, बैंक डेबिट से 3 करोड़ टू, उसको लिख देंगे गवर्नमेंट ग्रांट। अब 3 करोड़ रुपीज आपके गवर्नमेंट बैंक अकाउंट में आ गए, गवर्नमेंट ग्रांट करके अपन ने क्रेडिट कर दिया। नाउ वी विल ट्रांसफर दिस गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व एसेट। मैं ये बोलना चाहता था। नाउ अल्टीमेटली इसका मीनिंग ये है कि द मनी इज नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब पैसा अब कैपिटल रिजर्व के अंदर है, रिजर्व में। अगर आप बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन का भी बात करेंगे तो इट वोंट बी अ ग्रेट टास्क फॉर अस। ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए। ये रहा बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपीज है, वी विल बी यूजिंग इट, एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 3 करोड़ रुपीज ऐसा दिखाया है। नाउ दिस कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के लिए फ्री रिजर्व होना चाहिए, जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट होते हैं वो। ये आपका एक कैपिटल रिसीट है, इट्स नॉट रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट है मतलब आप इसको दिखाएंगे तो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, बट यू कैन नॉट यूज इट फॉर डिविडेंड पेमेंट्स। ठीक है ना, आपके टोटल वैल्यूएशन में आता है, बट इट इज नॉट योर इनकम। नेक्स्ट इज आफ्टर द प्रमोटर, जैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब एक होता है बहुत स्पेसिफिक, हम लोग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। सो आई विल राइट स्पेसिफिक asset. Asset here I want to say fixed assets. Now इसके ऊपर मैं अलग से पूरा बताने वाला हूं आपको स्पेसिफिक असेट का कैसे ट्रीटमेंट करना है। और एक है एज अ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है टूवर्ड्स एक्सपेंस। बोलने का मतलब है आपने कुछ खर्चे करे। समझो मैंने बोला कि मैं एक एवरी एवरी ईयर 100 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगा, उसका खर्चा मैं बेयर करूंगा। तो 1000 रुपया पर स्टूडेंट अपने को एक खर्चा बैठता है, पकड़ लो 1000 रुपीज पर स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगा। तो सिमिलर वे गवर्नमेंट गॉट इंटरेस्टेड इन माय प्रोजेक्ट एंड दे सेड ओके आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप एक्सपेंस कर रहे हो, तो उसमें का 50% एक्सपेंस हम लोग बेयर कर लेंगे। चलो 50% एक्सपेंस हम देंगे, मतलब 1000 रुपीज पर स्टूडेंट था, तो 500 रुपीज पर स्टूडेंट कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। ठीक है, तो उस तरीके से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस विल बी ट्रीटेड। पहले स्पेसिफिक असेट्स से रिलेटेड बात कर लूं। स्पेसिफिक असेट्स, ओके। नाउ लेट मी टेक यू टू द स्पेसिफिक असेट। वहां पे भी लिख सकता था बट मुझे इसको अलग से दिखाना है। स्पेसिफिक असेट्स। नाउ यहां पर मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट आपको असेट्स के टूवर्ड्स पैसे दे रहा है, मे बी लैंड, मे बी बिल्डिंग, ऐसे टाइप में। सो स्पेसिफिक है कि भाई चलो लैंड मैं दे देता हूँ, बिल्डिंग मैं दे देता हूँ, इस टाइप में। तो अब एक चीज समझो, इसमें ना दो टाइप के इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के थ्रू पॉसिबल है। वन इज नोन एज मॉनेटरी, अनदर वन इज नोन एज नॉन मॉनेटरी। ये क्या होता है सर? नॉन मॉनेटरी मतलब पैसा नहीं देगा, मॉनेटरी मतलब पैसा देगा। अब नॉन मॉनेटरी में भी दो टाइप का है। एक कंसेशनल रेट पे आपको मिल जाता है सामने वाला चीज, और एक हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लो विलेज एरिया में गवर्नमेंट के पास जगह थी, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चलो आप एक काम करो, ये जगह आप लोग यूज कर लो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ले लो इस पे, ये लैंड पे आप अच्छा खासा बड़ा स्कूल बना दो, बढ़िया वाला टकाटक, और वैसा। और ये लैंड की एक्चुअल मार्केट कीमत है 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपीज। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग 5 करोड़ रुपीज टू यू, गवर्नमेंट हैज गिवन यू द लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ दिस लैंड विल एक्चुअली बिलोंग टू यू, बिकॉज आपके असेट में दिखेगा, बैलेंस शीट में आपके दिखेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने आपको दे दिया। तो कैन आई से ये लैंड जो है, जो आपके बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तुमने इसके बारे में पैसे नहीं दिए एक भी, राइट?
तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर मिला है एसेट, तो क्या हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना है? यस, डेफिनेटली लिखना है। अब पैसे तो आपने दिए नहीं, you paid zero amount, government of India, government has given you this land. So ऐसे केस में हम लोग assets को रिकॉर्ड करते हैं नॉमिनल वैल्यू पे। सो assets are recorded at nominal value. Nominal value could be rupees 1 to rupees 100, जैसा आपका बैलेंस शीट की पोजीशन हो उसके हिसाब से 1 रुपया या 100 रुपया, ऐसा एक नॉमिनल वैल्यू दिखा दो। शो इफ एज इफ कि अपने को लैंड खरीदा है, अपन ने 100 रुपए में खरीदा है, एक्चुअली हमने पैसे नहीं दिए। यू कांट शो जीरो, जीरो हो नहीं सकता, इसके लिए नॉमिनल वैल्यू दिखाते हैं। ये समझा? सेकेंडली, अगर कंसेशन रेट में मिला, मतलब गवर्नमेंट का लैंड है 5 करोड़ का, गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो 1 करोड़ रुपया पे करो एंड लैंड इज योर्स, इन दैट केस asset will be recorded at concessional rate, are recorded at concessional rate. I mean to say 5 crore की चीज गवर्नमेंट हैज गिवन यू फॉर 1 करोड़, सो ऑब्वियसली यू विल रिकॉर्ड इट 1 करोड़। कि आपने 1 ही करोड़ रुपया पे किया है, तो 1 ही करोड़ रुपए पे आप रिकॉर्डिंग करो। बोलने का मतलब यू डोंट बॉदर अबाउट द 4 करोड़ बिकॉज नो बडी हैज पेड द 4 करोड़। अगर वो पैसा तेरे अकाउंट में आता और तू पे करता, देन द स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। यहां पर क्या है, यू आर पेइंग ओनली 1 करोड़ रुपीज एंड यू आर गेटिंग दैट लैंड विच इज वर्थ 5 करोड़ रुपीज। इवन दो इट इज वर्थ 5 करोड़ रुपीज, तुम्हारे बैलेंस शीट में तुम इसको 1 ही करोड़ दिखा सकता है बिकॉज कॉस्ट पेड फॉर, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो भी पैसा आप पे करते हो, वट एवर अमाउंट यू पे, ओनली दैट मच यू कैन रिकॉर्ड द एसेट फॉर। सो इस तरीके से चल रहा है। आर यू क्लियर विद द स्पेसिफिक एसेट्स? Okay, now I taught you two. One is concessional rate पे हुआ तो क्या होगा, second is free of cost पे हुआ तो क्या हुआ, and these both belongs to non-monetary category. Now we will go for the monetary category. Monetary category मतलब government has given you money. गवर्नमेंट का लैंड नहीं था वहां पे, तो गवर्नमेंट किसी प्राइवेट प्लेयर का था, गवर्नमेंट ने अपने पॉकेट से पैसा दिया, बोला ये लो जाओ लैंड खरीदो। Now in this case, I am going to buy the land. Government is going to give me the money and I'll be using that money to buy the land. In the rest two cases, the land were no, land belongs to government and government has given it to me. So मुझे पैसा नहीं देना पड़ा। अब यहाँ पर मॉनेटरी कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर हम दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला मैं बताऊंगा, डेप्रीशिएबल असेट होगा तो क्या करना है एंड नॉन डेप्रीशिएबल असेट होगा तो क्या करना है। दोनों में फर्क है क्योंकि एक में डेप्रीसिएशन भी मिलता है। सो नॉन डेप्रीशिएबल असेट मतलब लैंड। सपोज लैंड इज ऑफ 10 करोड़ रुपीज एंड गवर्नमेंट प्रोवाइडेड यू फॉर सम अमाउंट। सो मान लेते हैं लैंड की कीमत है 10 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट ने ग्रांट के तौर पे से आपको 4 करोड़ रुपीज दिए। तो वन मेथड इज दैट यू रिकॉर्ड द लैंड फॉर 6 करोड़, सीधा डिडक्ट करके सीधा रिकॉर्ड कर दो। मतलब 10 करोड़ का लैंड है, इवन दो आपके पॉकेट से 10 करोड़ गए क्योंकि गवर्नमेंट ने 4 करोड़ रुपीज दिया, 6 करोड़ योर्स, तो टोटल कॉस्ट पेड फॉर इज 10 करोड़ ओनली। सो बट एज गवर्नमेंट हैज गिवन यू, तो उतना माइनस करके आप क्या दिखा दोगे, 6 करोड़ रुपीज का लैंड है। दिस इज फॉर नॉन डेप्रीशिएबल असेट, तो वी विल शो ऐसे दिखा देंगे। दूसरा डेप्रीशिएबल असेट है, तो अपने पास दो मेथड है। देर आर टू अप्रोचेस, अप्रोच ए एंड अप्रोच बी। दोनों में से कोई भी एक अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। I'll tell you what is this. So specific asset में we are talking about two approaches, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अप्रोच ए and approach B, both will have same meaning.
वो आप खुद समझो। अप्रोच ए बोलता है कि वी शुड डिडक्ट द कॉस्ट, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। दिस इज अप्रोच ए। One is deduct from asset, another one is known as deferred government grant method. That is, one we have to deduct from the asset, another one we don't deduct it, we show it separately as a deferred government grant. So let's understand, either of the method you have to follow, you don't need to follow both. इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल समझो कॉस्ट ऑफ दी लैंड इज से 100 लाख रुपीज. एक लैंड नहीं, एक बिल्डिंग है, समझो एक बिल्डिंग खरीद रहा हूँ मैं, 100 लाख रुपीज की है. द लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज से फॉर 10 ईयर्स. एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन. यू कैन कॉल इट बिल्डिंग और यू कैन कॉल इट मशीन. नाउ गवर्नमेंट इज गिविंग मी 40%. सो गवर्नमेंट grant. So 40%, that means 40 lakh will be given by government of India. In that case, the net cost जो मुझे पड़ेगा after this deduction will be 60 lakh, and life will remain same, no, 10 years only. So what I will do, I will depreciate this building 60 lakhs over a period of 10 years. ये डिडक्टिव मेथड है. डिडक्टिव मेथड में क्या हो रहा है, डिडक्टिव मेथड है मतलब मैंने गवर्नमेंट ग्रांट को डिडक्ट कर दिया, माइनस करके जो फिगर आएगा उसको बोलते हैं अपन, वो मेरा नेट फिगर होगा, एंड अकॉर्डिंगली आई विल क्लेम द डेप्रिसिएशन. सो टेल मी द डेप्रिसिएशन कितना आएगा. वो तो बहुत सिंपल है ना भाई. डेप्रिसिएशन ईयर 1 में अज्यूम टू बी एसएलएम मेथड, सो 60 डिवाइड बाई 10, 6 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन होगा पर एनम का. सिमिलर वे ईयर 2, ईयर 3, समझो ईयर 2 में इफ आई आस्क यू क्या डेप्रिसिएशन होगा, अगेन एसएलएम मेथड है तो इट विल रिमेन 6 लाख पर एनम ओनली. चलो बताओ 2 साल के बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट एसेट. तो 60 में से 2 साल के डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, 6 और 6 12. सो WDV एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर विल बी कितना हो जाएगा. So 60 minus 12, it will be 48 lakh. And life left will be 1 year, 2 year. That means after 2 years minus करने का life will be 8 years. So this is how it will go. ये समझा आपको. So this is called deductive method. अब एक दूसरा मेथड है deferred government grant method. इसमें क्या करते हैं, असेट का जो कॉस्ट है वो सेम है, कॉस्ट ऑफ असेट फॉर बिल्डिंग 100 लाख रुपीज. ओके, लाइफ इज 10 ईयर्स, वो अपनी जगह पर है. गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आए, गवर्नमेंट ग्रांट से 40 लाख. ना उससे हम लोग इसको डिडक्ट नहीं करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वी विल शो इट सेपरेटली. तो देखो सेपरेटली कैसे दिखाते हैं. बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, जो अपना बिल्डिंग है उसको हम लोग दिखाएंगे 100 लाख. वी विल नॉट रिड्यूस दिस, और सेपरेटली दिखाएंगे ऑन द क्रेडिट साइड गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ से 40 लाख. जस्ट चेक, 100 लाख इधर, 40 लाख इधर. यहाँ पे क्या हो रहा था, अंडर दिस मेथड हम माइनस कर दे रहे थे असेट में से, मतलब 100 में से 40 माइनस करके 60 ही दिखाएंगे सीधा बिल्डिंग. यहाँ पर बिल्डिंग हम 100 का ही दिखाएंगे. अब उसके हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे. चलो डेप्रिशिएट करोगे तो डेप्रिसिएशन ईयर 1 में कितना आएगा, इट विल बी 10 लाख. सेम एसएलएम मेथड के हिसाब से कर रहा हूं. सो WDV एट द ईयर एंड में हो जाएगा 90 लाख. ठीक है.
सिमिलर वे जैसे हमने इसको डेप्रिशिएट किया उसी तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट को राइट ऑफ करेंगे पीएनएल में, सेम लाइफ सेम ईयर्स 10 ईयर्स में। दैट मीन्स 4 लाख रुपीज राइट ऑफ हो जाएगा पीएनएल में। सो व्हाट विल बी अ गवर्नमेंट ग्रांट आफ्टर 1 ईयर विल बी 36 लाख। नाउ चेक, ध्यान से चेक करो, कैलसी लेके चेक करो चाहिए तो WDV 90 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट 36 लाख, मतलब आफ्टर 1 ईयर what will be our WDV net figure? So 90 इधर minus 36 comes to 54। मतलब इसमें डेप्रिसिएशन कितना ले रहा हूं अगर मैं ईयर 1 का आपको पीएनएल बना के बताऊं, जस्ट चेक करो पीएनएल कैसे दिखेगा। ईयर 1 पीएनएल, पीएनएल ईयर 1 का देखो ये डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन बोल के चला जाएगा 10 लाख रुपीज, और ये गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ आ जाएगा, राइट ऑफ किया ना पीएनएल में, कितना 4 लाख। सो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट कितना हो रहा है बताओ। नेट इफेक्ट तो डेप्रिसिएशन कितना ही हो रहा है, इसको इसको कट करोगे तो 6 लाख ही आना है। यस और नो, जो इधर पे डेप्रिसिएशन था, मतलब दोनों मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग नेट करके डायरेक्टली हम लोग पीएनएल में डेप्रिसिएशन लेते हैं। अगर मैं इसका भी पीएनएल बनाऊं ईयर 1 का तो इसमें कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन जो है वो आपको 6 लाख दिखेगा, बस इसमें 2 बार में दिखता है, उधर एक ही बार में दिखेगा, दैट्स ओनली डिफरेंस। रेस्ट बोथ आर द सेम थिंग। अगर हम लोग सेकेंड ईयर भी अगर डेप्रिसिएशन माइनस करें, से फॉर एग्जांपल से ईयर 2, अगेन 10 लाख रुपीज माइनस होगा, 80 लैक्स हो गया। सिमिलर वे यहाँ पे राइट ऑफ होगा, सेम 4 लाख रुपीज अगेन, so this will become 32 lakh। चेक करो 80 माइनस 32 करो, इट विल बी 48, है ना। दैट्स ओनली प्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है। सो अल्टीमेटली दिस विल ऑल्सो बिकम 48, दिस माइनस दिस, सिर्फ इसमें है कि दो अलग अकाउंट में दिखा रहा है। इफ यू रिमेंबर डेप्रिसिएशन में पीएफडी मेथड होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, काइंड ऑफ वैसा है। ये कॉस्ट पे दिख के इसमें से पीएफडी माइनस होता है, तो इसमें गवर्नमेंट ग्रांट इधर माइनस करने का और वो कॉस्ट उधर दिखाने का, वैसा। सो दोनों भी मेथड में मीनिंग विल रिमेन सेम। ये समझा आपको, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। तो स्पेसिफिक असेट के केस में वी कैन फॉलो आइदर ऑफ द मेथड, ठीक है। तो देयर आर 2 अप्रोचेस, जस्ट जानते रहिए। चलो एक काम करो, अभी लिख लो फटाफट। सो लेट मी शो यू, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, ये चीज है। इज गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया। नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट विल डिसाइड वेदर इट इज इनकम और व्हाट इट इज। सो इसमें हम लोग ने स्पेसिफिक असेट का अलग से देखा, लास्ट पार्ट रेवेन्यू इज लेफ्ट। स्पेसिफिक असेट में मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, again specific asset approach A, approach B, so we solved one example also related to it. Now the last part is revenue, इसको मैं बोलता हूँ towards expenditure। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, there are 2 possibilities, either amount is already spent, that means हमने ऑलरेडी उसका खर्चा कर दिया है, पीएनएल में ले भी लिया है। और दूसरा एग्जांपल हो सकता है अमाउंट टू बी स्पेंट। तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगा ये बोल के कि आप खर्चा पहले करो, मैं देता हूं।
तो सीधा सा बात है, तो गवर्नमेंट इस केस में जो पैसा मिलेगा इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल इन proportion टू expense actually incurred. और इसमें क्या हो गया, ऑलरेडी आपने खर्चा कर दिया है तो पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर टू पीएनएल। इसमें क्या होगा, खर्चा अभी करना बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला कि मतलब मान लो मुझे एक स्टूडेंट को पढ़ाने का 6,000 रुपये खर्चा होता है, ओके। गवर्नमेंट ने बोला कि मैं इसमें का 40% मैं देगा, मतलब 400 रुपीज गवर्नमेंट देने के लिए बोला। गवर्नमेंट ने ऐसे मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 स्टूडेंट का एडवांस में देके रख दिया। सो 400 इंटू 100, सो गवर्नमेंट हैज पेड मी से 40,000 रुपीज, ओके। अभी तक मैंने एक भी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया, दैट मीन्स मैंने अभी तक एक भी रुपया मेरे पॉकेट से खर्चा नहीं किया। सो टिल दैट टाइम दिस 40,000 विल रिमेन एज ए डिफर्ड रेवेन्यू इनकम, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट करके अपन उसको सेपरेट रखेंगे। जैसे ही मैंने पढ़ाना चालू किया, से फॉर एग्जाम्पल मैंने पीएनएल बनाया और मैंने ना 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अभी बताओ 10 स्टूडेंट का मेरा खर्चा कितना रहेगा, 1,000 रुपए के हिसाब से होगा, यस और नो। सो 10 स्टूडेंट इंटू, सो आई स्पेंड 10,000 रुपीज। नाउ आउट ऑफ दिस 40,000 10 स्टूडेंट्स का मैंने पढ़ा दिया, तो 40% गवर्नमेंट देने वाला था, तो 10 इंटू 40 मतलब 400 रुपीज के हिसाब से 4,000 गवर्नमेंट से मुझे लेना है। तो ये मेरा गवर्नमेंट ग्रांट होगा जो राइट ऑफ करूंगा आउट ऑफ 40,000 टू पीएनएल। मतलब खर्चे के अगेंस्ट में, खर्चे के अगेंस्ट में मैं इनकम दिखाऊंगा। इन शॉर्ट इसका मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट ने बोला 10,000 तू कर, 4,000 में करता, तो तेरा खर्चा सिर्फ 6,000 रुपया होगा, ऐसे। तो इसमें जैसे जैसे मेरा स्टूडेंट्स का खर्चा बढ़ेगा, जैसे अभी 10 हुआ, जैसे जैसे और स्टूडेंट्स में खर्चा करूंगा, कि जैसे 10 हुआ तो 10 का मैंने इनकम ले लिया, जैसे और 10 स्टूडेंट ऐड करूंगा तो 10 10 10 10 करके ऐसे टाइप में ये चलता जाएगा सिलसिला। आर यू क्लियर विद दिस? एंड अमाउंट इफ इज ऑलरेडी स्पेंट, मतलब मैंने ऑलरेडी 100 स्टूडेंट का खर्चा कर चुका हूं मैं, गवर्नमेंट अब दे रहा है मुझे, तो ऑब्वियसली वो खर्चा जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं पीएनएल में दिखा चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली उसको क्या कर सकता हूं, पीएनएल में इनकम के तौर पे दिखा सकता हूं। दिस इज व्हाट आई विल डू दैट। इज दैट क्लियर विथ यू गाइस? सो दिस इज अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, इसको भी लिख लो। जनरली इसको अदर इनकम में दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लास्ट पार्ट इज रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट आपसे नाराज हो गया, बोले मैंने ये बोला था, तुम लोग ने ऐसा सब कुछ किया ही नहीं। तो गवर्नमेंट नाराज हो गया, तो नाराजगी मतलब क्या, नाराजगी मतलब कुछ नहीं भाई, जो तेरे को पैसा दिया था चल अभी रिटर्न कर। तो गवर्नमेंट पूरा पैसा भी मांग सकता है, हाफ मांग सकता है, या जितना भी मांगेगा, यू हैव टू रिफंड दैट मनी। अगर आपने असेट के टूवर्ड्स लिया था पैसा और रिफंड देना पड़ा, तो ऑब्वियसली असेट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल असेट था 100 लाख का, समझो गवर्नमेंट ने आपको 40 लाख दिया था, तो आपके हिसाब से एसेट का कॉस्ट कितना हो गया अभी, 60 लाख। समझो आपने इसको 2 साल डेप्रिशिएट किया, डेप्रिसिएशन 1 डेप्रिसिएशन 2, समझो 6 6 करके डेप्रिशिएट किया। सो WDV आफ्टर 2 years बिकेम 48 लाख। यू रिमेंबर माई एग्जाम्पल। अब 48 लाख बचा, अब गवर्नमेंट ने बोला मेरा 40 लाख रिटर्न करो, पूरा 40 रिटर्न करो। तो सीधा सा बात है, गवर्नमेंट ने रिटर्न मांग लिया, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट ऐड हो जाएगा कॉस्ट में। 40 लाख हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे कॉस्ट में, बिकॉज ऑफ इट इज रिफंड।
तो कॉस्ट हो जाएगा असेट का 88 लाख। आपको समझा क्या? कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन का क्या करना है? देखो असेट की लाइफ कितनी बची हो बताओ। पहले 10 इयर्स थी, ये भी 10 इयर्स था, 1 साल 2 साल माइनस हो गया, मतलब 8 साल ही बचा था लाइफ। ये वैल्यूएशन चेंज हुआ, अभी भी लाइफ 8 इयर्स ओनली लेफ्ट। So this amount will be depreciated over a period of balance life. तो हम इसको 8 इयर्स में डेप्रिशिएट करेंगे। सो डेप्रिसिएशन जो थर्ड ईयर का होगा 88 डिवाइड बाई 8 दैट मीन्स 11 लाख रुपीज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर का अगेन 11 लाख हो जाएगा। मतलब अपने को बेसिकली 8 साल में इसको डेप्रिशिएट करके हटाना है। कुछ समझ में आया क्या? असेट के टूवर्ड्स किया तो प्रमोटर के तौर पे किया तो ऑलरेडी अपने कैपिटल रिजर्व में लिखा था, तो कैपिटल रिजर्व रिवर्स हो जाएगा। मतलब जो भी मैकेनिज्म है ना वो एग्जैक्टली रिवर्स कर देना अपने को। दिस इज हाउ गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड विल बी ट्रीटेड। समटाइम यू मे हैव डन इट सेपरेट सेपरेट करके दिखाया रहेगा, जैसे कि मान लो आपने डिडक्टिव मेथड की जगह पे दूसरा मेथड फॉलो किया रहेगा। दूसरा मेथड फॉलो किया रहेगा तो उसमें क्या होता है याद है? बैलेंस शीट में हम लोग कॉस्ट अलग से दिखाते हैं। सो 100 लाख मैंने अलग से दिखाया होगा और गवर्नमेंट ग्रांट को 40 लाख अलग से दिखाया होगा। अब मान लो 2 साल मैंने डेप्रिशिएट किया, -10 -10 80 बच गया। इधर भी सेम वे -4 -4 10 इयर्स में कर रहे हैं ना हम लोग। 32 इधर 80 उधर 32। गवर्नमेंट ने बोला मेरा 40 रिटर्न करो। अब 40 रिटर्न करो मतलब क्या है? ऑलरेडी 32 यहाँ पर बैलेंस है, तो मैं ये पूरा का पूरा उसको रिटर्न कर दूंगा 32। अभी भी और 8 रुपीज पॉकेट से जाएंगे तो 8 रुपीज इसमें कॉस्ट में ऐड कर दूंगा, तो कॉस्ट विल बिकम 88। सिमिलर टू दिस। और 88 को अब डेप्रिशिएट करेंगे बैलेंस लाइफ में। यू रिमेंबर दिस 10 इयर्स इट वाज, नाउ द लाइफ इज लेफ्ट ओनली 8 इयर्स, तो 8 इयर्स में डेप्रिशिएट कर दो सेम 11। जैसा इधर है वैसा उधर भी हो जाएगा। सो अप्रोच 2, अगर आपने अप्रोच 2 फॉलो किया रहेगा तो दिस इज अप्रोच 1 फॉलो किया रहेगा तो। सो रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इज क्लियर टू यू गाइस। इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैनेज कर सकते हैं, इसको भी कॉपी कर लो।